अब चलेगा एक ही मुद्दा, सिर्फ ओबीसी होगा एजेंडा, सब पर भारी ओबीसी का मुद्दा, बदलेगी सियासत की सोशल इंजीनियरिंग। ये सवाल अहम है क्योंकि एमपी में ओबीसी पर महाभारत छिड़ी है। ओबीसी आरक्षण के आगे दूसरे मुद्दे कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ओबीसी की सियासत कहीं ना कहीं एससी, एसटी और सामान्य वर्ग से जुड़ी सियासत को भी प्रभावित करेगी। जाहिर है एमपी की सियासत इन दिनों सोशल इंजीनियरिंग में फंसी हुई नजर आती है। यकीन ना हो तो कमलनाथ के हालिया बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने ओबीसी महासभा के प्रदर्शन का समर्थन तो किया, साथ ही बीजेपी को ओबीसी के नाम पर कोस दिया और कांग्रेस को ओबीसी का हितैषी बताया। हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय हुआ है। अगर 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग अपने प्रदेश में है तो उसके मुताबिक हमने तो कहा था 27%, हमने कानून बनाया था, पर इन्होंने सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया, महीनों से पेश नहीं किया। न बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट दी, कोर्ट ने तो अपने जजमेंट में 7-8 दिन पहले कहा कि ये रिपोर्ट हम अस्वीकार करते हैं। अब ये खींचतान के ऐसा आरक्षण ला रहे हैं जहां घोर अन्याय होगा। कहीं 5% मिलेगा, कहीं 7% मिलेगा, और प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण हो गया। आरक्षण की बात नहीं है, प्रश्न है कितना आरक्षण हुआ, कितने प्रतिशत आरक्षण हुआ, ये प्रश्न है, और ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे। एक दूसरे को ओबीसी आरक्षण के बहाने घेरने की ये जद्दोजहद कई दिनों से चली आ रही है। बयानों की झड़ी लगी है। इधर बीजेपी भी ओबीसी को साध रही है। ओबीसी वर्ग ने सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान किया। इतना ही नहीं, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी सत्य की जीत और कांग्रेस की हार के रूप में देख रही है। अब कमलनाथ के आरोपों पर भी बीजेपी ने किस तरह जवाब दिया, सुन लीजिए। अब हमने तो दिला दिया, तुमने क्या किया? बंटा ढारो, सिवाय बंटा ढार के तुमने कुछ किया नहीं, और आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं। बताइए, बंद कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, खिसियानी बिल्लियां खंबे नोच रही है, तुम कुछ भी कर लो, न्याय हो गया है। देखो, ये वही कमलनाथ जी हैं, वो जो ऐसे कहते थे कि अगली 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, अगली बैठक हमारी सीएम हाउस में होगी विधायक दल की, ऐसे ही कहते थे ना जी। ऐसे ही ये कहते रहेंगे। ये महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी हैं। अब लोगों को, जैसे दिग्विजय सिंह की बातें अब लोग ध्यान पे नहीं लेते, ऐसे कमलनाथ जी की भी नहीं लेते। ये बैठक ही कर सकते हैं, फील्ड में तो जा नहीं सकते ना कोई भी। भाई 70 है, 74 है, 76 है, आप उम्र देखो ना तीनों की। जानकारों का मानना है कि प्रदेश में ओबीसी का मुद्दा 2023 के विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही गरमाएगा, क्योंकि ये वो वर्ग है जो 230 सीटों में से 120 सीटों पर सीधा असर डालता है। ऐसे में कोई दल ओबीसी की नाराजगी मोल नहीं लेगा। लेकिन इन सभी समीकरणों के बीच चुनौती दूसरे वर्गों को भी साधने की है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक को साधने के चक्कर में इन वर्गों के नाराज होने का डर है। अब दोनों ही दल इनको कैसे साधते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सोशल इंजीनियरिंग में फंसी सियासत। सियासत की कोई ना कोई टहनी, बड़ी मजबूत टहनी, जो किसी भी वृक्ष का, किसी भी पेड़ का मुस्तकबिल, भविष्य तय करती है, वो कहीं ना कहीं उलझी ज़रूर होती है। मेरी बात आपको अटपटी लग रही हो या कविता नुमा लग रही हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सियासत का जो ये पेड़ है, ये बिना किसी पेंच और खम के तो आगे बढ़ ही नहीं सकता सर। इसलिए कहीं ना कहीं उलझता भी है, अटकता भी है और फिर आगे बढ़ता है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीते चंद महीनों से ओबीसी पॉलिटिक्स का जोर आप और हम देख रहे हैं, वो ये बताता है कि निश्चित तौर पर ओबीसी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में केंद्र में इसलिए भी है कि करीब करीब 50% आबादी इस वर्ग की नुमाइंदगी करती है। और यही वजह है कि अगर आप दोनों ही पार्टियों के ओबीसी प्रतिनिधियों की यानी विधायकों की संख्या देखेंगे तो आप देखेंगे कि खासी संख्या। आपको उससे भी समझ में आएगा कि 230 में मैं योगी राज जी
हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे ज़रूर जानूंगा। लेकिन जितना आंकड़ा मैंने कहीं पढ़ा था वो 79 के आसपास का आंकड़ा है जो दोनों दलों के विधायकों की बात करता है। तो निश्चित तौर पर ये बताता है कि दबदबा कितना है। और जब से ओबीसी आरक्षण का विषय पंचायत और नगरीय निकाय के लिए ज़ेरे बहस चर्चा में आया है, तब से तो ये मसला और तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया है। और अब तो आप देखिए कि हर 2 दिन में अगर कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है या कोई बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है तो उसके केंद्र में ओबीसी पर केंद्रित ये राजनीति है। आगे ये कितनी आगे बढ़ेगी और इससे ओबीसी वर्ग की कितनी, उसकी वेलबींग की अगर हम बात करें तो कितनी तेज़ी से वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्या इस बार और टिकटों की संख्या बढ़ जाएगी ओबीसी के लिए। और दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहे हैं। शिवराज जी का अपना ख़ास अंदाज़ है और आज तो कुछ अलग ही अंदाज़ था उनका, बड़े किसी कवि की तरह उन्होंने जिक्र किया। मुझे माणिक वर्मा याद आ गए, जिनकी एक कविता मैं और मांगी लाल, वो याद आ गई मुझे कि अरे बंटा ढारों, जिस तरह से उन्होंने कहा। कमलनाथ जी अपनी शांत संयत शैली से आगे बढ़ते हैं, शब्दों की बहुत ज़्यादा वो करते नहीं हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते रहें, शब्दों के साथ खेलते रहें। और दूसरी तरफ शिवराज जी एक ऐसे राजनेता हैं जो बहुत, जिसको आप कहते हैं कि बड़े गंभीर घाव, क्योंकि वक्तृत्व कला के निष्णात राजनेता हैं, बहुत ही शब्द चातुर्य और शब्द गांभीर्य का भी वो ध्यान रखते हैं कि ये नहीं है कि उनके पास शब्दों की शक्ति है तो वो कहीं उसका ऐसा इस्तेमाल कर लें जिसको आप कहें ये हल्का, निचले स्तर का और कटाक्ष की एक निकृष्ट शैली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहरहाल अच्छा है, दोनों राजनेता जो हैं मध्य प्रदेश में पक्ष विपक्ष के महत्वपूर्ण राजनेता, वो कम से कम राजनीतिक संयम के पक्षधर प्रतीत होते हैं। आज एक बार फिर ओबीसी पॉलिटिक्स पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं योगीराज योगेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। कांग्रेस के नेता अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और उमेश शर्मा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन और हिंदी के प्रेमी, उनको प्रणाम। एक अच्छी हिंदी फिर हमको सुनने को मिलेगी। कुछ थोड़ा बहुत यही भ्रम अब स्वयं को लेकर भी मुझे रहता है, लेकिन भ्रम तो होते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन कुछ भ्रम हमेशा बने रहें तो बड़ा अच्छा रहता है जीवन में। योगीराज जी मुझे समझाइए ज़रा कि ये ओबीसी पॉलिटिक्स तो केंद्र में आ गई है, अब ये किस तरह आगे बढ़ती चली जाएगी और इससे क्या हम ये माने कि ओबीसी वर्ग भी लाभान्वित होगा। और इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां जो उतरेंगी 2023 में और उसके पहले पंचायत और नगरीय निकाय में, तो ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखना उनके लिए बहुत लाजिमी होगा। देखिए शरद जी, आपने जो बात की कि उनको केंद्र में रखना लाजमी होगा, ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक हो गया है। अब ये देखना है कि ये कितने इस वर्ग को और कैसे इस वर्ग को संतुष्ट कर पाते हैं। अभी तक ये बात होती थी, 27% आरक्षण की बात चल रही थी, फिर बीजेपी आई तो 35% की आरक्षण की बात आई। अरुण यादव कहने लग गए कि साहब 52% के आसपास ओबीसी की संख्या है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि चूंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी है जो आप इफेक्ट डालते हैं, और वर्तमान संदर्भ में इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018 का चुनाव हमने देखा, 2 सीटों से सरकार इधर उधर हो गई। तो जब इतनी नेक टू नेक फाइट मध्य प्रदेश में हो रही है तो आप इतने बड़े वर्ग को परे कैसे कर सकते हैं, इतने बड़े वर्ग की अनदेखी आप कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दोनों ही राजनीतिक दलों का कोशिश है कि इस वर्ग को कैसे साधा जाए। अब सवाल थोड़ी सी 2-3 बात मेरे मन में भी जिज्ञासा इस चीज को लेकर थी। चूंकि क्या है कि अभी तक पिछड़े वर्ग को लेकर जितने भी आयोग बने, अभी तक कोई भी आयोग ये नहीं बता पाया कि मध्य प्रदेश में वास्तव में पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है। और जब संख्या ही आपको नहीं पता तो आप आरक्षण किस आधार पर दे रहे हैं। ये बात ज़रूर सही है कि 27% हो या 30% हो 35% हो, पार्टी अपने स्तर पर 35-35, 40-40% भी आरक्षण दे सकती है। और 2018 के चुनाव में हमने देखा, आपने आंकड़ा भी बताया, 90 के आसपास इस वर्ग के विधायक हैं ऑलरेडी, जो कि 27 से कहीं ज़्यादा है, ये 35 के आसपास बैठते हैं। तो बिना आरक्षण दिए ही इस वर्ग इस आबादी की इतनी बड़ी भूमिका चुनाव में है। इसके लिए मतलब कोई ऐसा नहीं था कि विशेष आरक्षण किया जाए, ऑलरेडी ये इतनी ज़्यादा उसमें है। अब सिर्फ बात ये आ रही कि इतनी लंबी जो कानूनी लड़ाई लड़ी भाजपा, जिसको ये बता रही कि हमने बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष किया,
अब सबसे मूल प्रश्न यह आ जाएगा कि अब आप इसको कैसे डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो यही हो रहा है कि कई जगह पिछड़े वर्ग की आबादी 35-40% है और कई जगह दलित वर्ग की आबादी 35-40% है। तो जहाँ दलित SC/ST ज़्यादा है वहाँ पिछड़ों को, वहाँ OBC को कितना आप आरक्षण दे पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा जी। या जिस जगह ऑलरेडी 35% से ज़्यादा OBC है वहाँ आप उनको कितना एडजस्ट कर पाएंगे। तो कहीं 10% आरक्षण मिलेगा, कहीं 35 मिलेगा, हो सकता है कहीं 40 भी मिल जाए, पर कहीं 5 भी मिल सकता है। तो ये जो मैथमेटिकली जो इक्वेशन बनी हुई है, अब इसको ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे सॉल्व बिल्कुल करती योगीराज हैं। जी, इसको इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि पीछे बंधे हैं हाथ लेकिन शर्त है सफर, किससे कहें कि पैर का कांटा निकाल दे। जी। आपको 14% की जो कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, जो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण उसी के तहत देना है। ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट जो 1 साल बाद 1 साल का समय दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन करे आरक्षण के बढ़ने का या जो भी डिसीजन होना है वो उस पर तय है। अब इस 14% को आप कैसे भी खींचिए, इधर करिए उधर करिए, लेकिन कोई अब ये नहीं कह सकता कि नहीं साहब ये 14% से भी कम हो गया है, अब ये तो ऐसा हो गया। कहा यही जाएगा, शायद दावे यही सामने आएंगे कि ये बढ़ा है, यहाँ हमने इतना दे दिया। जहाँ SC/ST की पॉपुलेशन कम है या बहुत न्यूनतम है वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं, और जहाँ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ शायद आपको पीछे आना पड़ेगा। ये विषय बहुत आसान नहीं है सर समझने में। बहरहाल अवनीश भार्गव जी, आपकी टिप्पणी, फिर मैं चलूँगा उमेश जी की तरफ। जी, OBC पॉलिटिक्स आपके यहाँ भी केंद्र में। देखिए शरद जी, OBC पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, सामाजिक न्याय की बात है, सामाजिक समरसता की बात है, पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने की बात है। बढ़िया व्यवस्थित चुनाव चल रहा था स्थानीय निकाय का, पंचायत चुनाव का, और इन्होंने एकदम तत्काल अध्यादेश लेके आते हैं और कहते हैं कि 2014 का जो परिसीमन है वो 2014 का जो आरक्षण उसके आधार पर चुनाव होंगे। उसको लेके कांग्रेस पार्टी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, नाराज जनप्रतिनिधि थे वो कोर्ट में गए और उन्होंने पिटीशन दायर की, और उसके आधार पे जिस तरीके से उलझाने का काम हुआ, ये लगातार चुनाव तो सर बहुत बातें हो गई। मैं शरद जी साहब आगे के एक्शन पे ये बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है, और आज के दिन, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने पंचायती राज संस्था और स्थानीय निकाय को मजबूत करने के लिए आरक्षण देने की बात की थी। आज निश्चित तौर पर उनका शहादत दिवस है। उस दिवस पे CM हाउस में स्वागत और सम्मान, वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, और वो भी ऐसे मौके पे जबकि न्याय नहीं मिला उनको। ये कह रहे थे 35% आरक्षण देंगे, विधानसभा में कहा है 27% से 1% भी कम आरक्षण होगा तो नहीं मिलेगा, लागू नहीं होंगे, चुनाव नहीं होंगे। अब जबकि कहीं सीटें 5 हो रही हैं, कहीं 7%, कहीं 10% आरक्षण OBC को मिल रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसे व्यवस्था में स्वागत सम्मान कराना, क्रेडिट लेना और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना, खुद को OBC होने के बाद OBC की जनता को न्याय दिलाना, ये कतई भी मध्य प्रदेश के लिए OBC के लिए न्याय संगत नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। ट्रिपल टेस्ट की जो रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश करना था, आप 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपके पास सर्वेक्षण नहीं है, सामाजिक आर्थिक न्याय पिछड़े वर्ग के जिस तरीके से होना चाहिए उसकी रिपोर्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात शरद जी मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, कि आप 15 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लिए सिर्फ 14% आरक्षण था। कमलनाथ जी की सरकार ने आके उसको 27% आरक्षण किया। आपके दिमाग में कभी क्यों नहीं आएगा कि सामाजिक उत्थान की बात थी, पिछड़े वर्ग को आगे बीजेपी का कहना है भार्गव साहब, 15 आपने सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों के लिए उसकी बात किसी के लिए भी की, बात शुरुआत हो गई थी, चुनाव के लिए आरक्षण की बात नहीं थी। चुनाव हम पहले से, जब पहले 94 में पंचायती राज और स्थानीय निकाय लागू हुआ, तब से 5 चुनाव आज तक हो चुके हैं शरद जी। 27% आरक्षण OBC का था, उसमें कभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और वो चुनाव न्याय संगत चल भी रहे थे। आप जो कह रहे थे टीका टिप्पणी हो गई, मैं यही कहना चाह रहा था, जब 5 चुनाव हो चुके हैं तो इस चुनाव में क्यों दिक्कत? इनकी नीयत में खोट था, ये चाहते नहीं, ये सिर्फ अपने पार्टी के हिसाब से। यदि आपको लगता है पार्टी का कब्जा कराना है तो आप दलीय आधार पे पंचायत चुनाव करा लेते। आपको इतना बुरा लग रहा था तो आप कमल के फूल पंजे पे चुनाव कराते, आपके निकाय की संस्था जीत जाती। आप उस जब आप गैर दलीय आधार पे चुनाव कर रहे हो, फिर आप परिसीमन और आरक्षण कैंसिल करना, ये न्याय संगत, इसलिए उलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी लेता हूं। उमेश जी, आपने सुनी बात आपके मित्र भार्गव जी की भी और उसके पहले योगीराज जी की भी, आपकी टिप्पणी। जी उमेश जी, कहिए क्या कहना है बीजेपी की तरफ से आपका। जी नहीं, मुझे लग रहा है कि अब
ये सारी विषयों पर हम लोग बहुत लंबी डिबेट कर चुके हैं शरद जी, और अनेकों बार कर चुके हैं। जी, जी। क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या घटित हुआ, बिल्कुल सही हाई कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या तो इन सब पे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। 24 और 25 तारीख को अब जो है वार्डों का आरक्षण हो रहा है, जनपद जिला पंचायतों के आरक्षण हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अदालतों का जो कालक्रम था, अब अदालतों का कालक्रम समाप्त हो गया। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की अदालत में उतरने जा रही है, और आज हमारे लिए बड़ा शुभ शगुन का दिन है। जिस ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण में न्यायालय के माध्यम से हमको प्रारंभिक सफलता मिली है। मैं प्रारंभिक शब्द जोड़ रहा हूं शरद जी, मैं स्वयं भी नहीं मानता हूं कि पूर्णतः हम सफल हुए, पर यह प्रारंभिक सफलता भी मुझे लग रहा है कि एक माइलस्टोन वाली सफलता है, और यहां से आगे बढ़ने का मादा हमको मिला है, यहां से आगे बढ़ने का हौसला हमको मिला है। और आज जो ओबीसी समाज के 85 प्रमुख संगठनों में से 83 संगठनों ने जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कराए और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का धन्यवाद कराए, तो उससे हमारे भीतर एक आश्वस्ति का भाव तो आया है कि ओबीसी वर्ग को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसकी लड़ाई को ईमानदारी के साथ लड़ा है। परिणाम देना हमारे प्रारब्ध में नहीं था। हम सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट से ऊपर नहीं है, जुडिशली हमसे बहुत ज्यादा ऊपर है, पर जो निर्णय प्रथम दृष्टया प्राप्त हुआ है, उस प्रथम दृष्टया निर्णय से मुझे लग रहा है कि ओबीसी के संगठन भी इसको समाधान कारक मांग रहे हैं, और एक आगे का मार्ग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी रात्रि का तीसरा पहर है और यहाँ पर हमको कोई और राग गाना गा रहा है, और राग विलंबित ही सही है, पर विश्वास रखिए कि जब प्रातः होगी तो हम राग भैरवी भी छेड़ेंगे, और लोक कल्याण का राग यमन भी छेड़ेंगे, और पूर्णता के साथ छेड़ेंगे। और ये प्रयास आने वाले समय में शरद जी करा जाएगा। अभी हमें ट्रिपल टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले समय में पर्याप्त समय और ज्यादा विश्लेषित करेंगे, और ज्यादा इसको निष्कर्ष पर लेकर आएंगे, और ये प्रयास करा जाएगा कि आने वाले समय के अंदर ये सुनिश्चित हो जाए कि 27% इसको वास्तव में संवैधानिक रूप से संरक्षण प्राप्त हो जाए। जी उमेश जी, आपने मुझे अच्छा लगा कि एक दिशा देने की कोशिश की है। बात सही है कि अब आगे के रोड मैप पर बात होनी चाहिए। योगीराज जी, मैं बीजेपी की रणनीति की अगर बात करूं, ये सही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला ये स्पष्टता के साथ नहीं था, और जो इंटरप्रिटेशन था वो यही था कि बिना आरक्षण के ओबीसी वर्ग को लेकर चुनाव हो। यानी इंटरप्रिटेशन यही था कि 36% जो SC ST का आरक्षण है आप उसके साथ उतरें। मॉडिफिकेशन याचिका ने उस क्लैरिटी को स्पष्ट किया, और बीजेपी उसी का जश्न मनाने के दावे के साथ मौजूद है। और ये बीजेपी का एक तरीका भी है कि वो एक चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत करती है कि उसकी चमक दमक, वो ऐसा मानती भी है बीजेपी की जिस वर्ग तक उसे अपनी बात पहुंचानी है वहां वो बहुत कॉम्पिटेंसी के साथ पहुंचा पाई। कांग्रेस शायद हिचकती है, क्या आप भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से? क्योंकि उसने इस तरह की राजनीति शायद पहले नहीं की है कि किसी भी चीज़ को एक बहुत ताकत के साथ, प्रचार तंत्र के साथ, बहुत मजबूती से, एक अलग शैली के साथ प्रस्तुत किया जाए। क्या कांग्रेस को ये करना चाहिए, और बीजेपी जो कर रही है ये 2022 की राजनीति का अहम हिस्सा है? शरद जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही। मैं आपके सवाल का जवाब देने के पहले, चूंकि बहुत बढ़िया प्रसंग छेड़ दिया था उमेश शर्मा जी ने, और राग सुबह का राग भैरवी और शाम का राग यमन की बात भी उन्होंने कर ली, चूंकि मैं भी संगीत का विद्यार्थी हूं। बिल्कुल, मैं बताने वाला था ये चीज। लेकिन जो राग जयजयवंती आजकल चल रहा है राजनीतिक दलों में, अपने अपने लोगों का गुणगान करने का, राग दरबारी जो चल रहा है, अब दरबार सजा के जो राग चलाया जा रहा है, उस पर भी थोड़ी पार्टियां विचार विमर्श करें। खैर जी, अब मैं आपकी बात पे आता हूं। इसमें एक बात ये जरूर है शरद जी, जब पहला सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया कि बिना आरक्षण की चुनाव कराएं, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, सुप्रीम कोर्ट के संकेतों को समझे तो ऐसा लगता था कि सुप्रीम कोर्ट बहुत मतलब गुस्से में थी कि आप ये आरक्षण छोड़िए, आप पहले चुनाव कराइए। यहाँ पे मैं सरकार की थोड़ी सी साहस की प्रशंसा इसलिए करना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस लहजे में सरकार को बोला कि आप ये सब छोड़िए, लेकिन आप सबसे पहले चुनाव कराइए, ऐसी स्थिति में कोई भी सरकार होती तो वो मेरे ख्याल से रिव्यू पिटिशन और एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन में नहीं जाती, क्योंकि जो तेवर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाए थे। लेकिन क्योंकि उसमें रिव्यू पिटिशन में आपके पास बचते ही कुछ नहीं, बात कह रहे हैं, तो वो साहस दिखाती हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट में वापस गई, और न केवल वापस गई बल्कि सरकार को अपने तथ्यों से उन्होंने सहमत किया, और फिर सरकार ने ये आरक्षण के साथ डिसीजन दिया। तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज इसमें बीजेपी ने गेन किया।
और जब पहला डिसीजन दिया था तो 2-3 दिन ऐसा लग रहा था कि यार जो बीजेपी है इस मामले को लूज कर गई है। तो ये जो मॉडिफिकेशन के जरिए जो सरकार ने जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो गेन किया है, ये भाजपा की बहुत बड़ी ताकत बन के मुझे लगता है उभरेगी। और जिस तरीके का आज सम्मेलन हुआ भोपाल में, जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो मुख्यमंत्री का सम्मान किया, तो जो आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस इन चीज़ों में पीछे रह जाती, तो डेफिनेटली सरकार ने उस चीज़ में बहुत आगे जाके काम किया और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक वो सफल भी है। आप भले ही ये कहते रहे कि कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण किया, या बीच में ये भी सुनने में आया था कि दिग्विजय सिंह ने भी कर दिया था, बाकी ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन उस 27% आरक्षण को कांग्रेस कभी भुना नहीं पाई। 27% आरक्षण का मामला अभी 2019 से तो सबसे ज़्यादा उठा, इसके पहले किया हुआ लेकिन उतना कभी इतनी तेज़ी से नहीं उठा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा इस मामले में थोड़ा सा गेन कर पाई है, और इस चीज़ की चैंपियन खिलाड़ी है वो, किस चीज़ को कैसे हथियाया जाए। तो मुझे लगता है कि भाजपा इस मामले में थोड़ी सफल साबित हुई। मतलब उन्होंने ये भी बता दिया कि हम कोर्ट में भी पिछले वर्ग के साथ खड़े थे। अवनीश जी, आगे का रोड मैप भी ज़रूर कांग्रेस का क्या है, वो भी हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए शरद जी, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार जिस तरीके की बात करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार और ब्रांडिंग की सरकार है। लोगों के बीच चले भी जाते हैं, बता भी देते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, कांग्रेस ने सही किया था, अब फिर गलत हुआ, लेकिन उसको भी जायज़ ठहराने की बात कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी की इस बात का जवाब दे दूं, उन्होंने कहा है कि 83 संगठन जो पिछड़े वर्ग थे उनका मुख्यमंत्री जी के निवास पे उन्होंने सम्मान किया है। मैं यहाँ पे कह दूं कि यह प्रायोजित कार्यक्रम था मुख्यमंत्री निवास पे, वहीं की हार फूल मालाएं थी, वहीं पे स्वागत सम्मान सब हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ओबीसी के लोग उसमें संबंधित बाहर के संगठनों के बिल्कुल भी नहीं थे। वो अभी भी संतुष्ट नहीं है, और चुनाव में मैं आपसे साफ तौर पे कह दूं, उमेश जी को विश्वास है कि अब चुनाव होने वाला है, जून में स्थानीय निकाय का भी होने वाला, पंचायत का भी होने वाला। मैं तो ये कह रहा हूँ 2 चुनाव और ड्यू हैं, सहकारिता के भी ड्यू हैं, मंडी के भी ड्यू हैं, सिंचाई उपभोक्ता संस्थाओं के भी 10-10 साल से ड्यू हैं। वो पूरे चुनाव इनको साथ में, ये चुनाव से डरते क्यों जाने से? बार बार चुनाव को टालने का प्रयास ये लोग पहले भी कर रहे थे, और अभी भी कुछ ना कुछ कोशिश चली रही है कि चुनाव फिर भी टल जाए, विधानसभा के बाद हो जाए, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, योगीराज जी बता ही रहे थे कि तत्काल चुनाव कराएं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे चुनाव हो रहा है, ना कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की थी। लेकिन जब चुनाव होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इनको पता चल जाएगा कितनी संस्थाएं इनकी एक कब्जा करने की प्रवृत्ति रहती है, छीना झपटी की भी आदत रहती है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्ता पे काबिज हुए हैं, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि जो जनादेश 2018 में इनको विपक्ष में बैठने का मिला था, उसको इनने सत्ता पक्ष में बैठने का कैसे परिणित किया। और ओबीसी की शरद जी बात करूं, 3 सरकारें इनने गिराई हैं। 79 में मोरारजी देसाई की सरकार इनने इसलिए गिराई थी, वो विषय नहीं है, नहीं वो भी इसीलिए गिराई थी क्योंकि ओबीसी का आरक्षण था। और जब बीपी सिंह की कमंडल सरकार में, मंडल कमीशन में कमंडल लेके आ गए थे, वो कमलनाथ जी की सरकार ने जो 27% आरक्षण दिया उसको भी गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शरद जी, मैं अविनाश जी तो जी अविनाश जी विषयांतर कर रहे हैं, उन सारी बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मोरारजी देसाई की सरकार क्यों टपकी थी? क्योंकि हम पे दोहरी सदस्यता का आरोप लगा था, और विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार इसलिए गिरी थी कि समस्तीपुर में अडवाणी जी के रथ को रोक लिया था, और कमलनाथ जी की सरकार इसलिए गिरी थी कि 74 वर्ष का महत्वाकांक्षी प्रदेश अध्यक्ष रहना। चलिए अविनाश जी, आपकी बात हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा। अविनाश जी, आपको धैर्य पूर्वक सुना ना मैंने, अब मैंने बहुत धैर्य पूर्वक सुना आपको, है ना मित्र, बहुत धैर्य पूर्वक सुना। शरद जी, हम दोनों ने अपनी अपनी राजनीतिक पसंद आज रखी थी ना। आज 21 मई का दिन है, राजीव गांधी की पुण्यतिथि का स्मरण कर रहे थे अविनाश जी। मैंने तो उनका फोटो सहित उनको श्रद्धा सुमन कर, हम दोनों ने अपना अपना मैदान चुना। आपने चुना कि हम ओबीसी वर्ग के आरक्षण बंद को समर्थन देंगे और कांग्रेस पार्टी बंद करवाएगी। आप बता दीजिए कि क्या बंद सफल रहा? क्या कांग्रेस पार्टी के समर्थन की इसको फेलियर नहीं माना जाएगा? हमने कहा था कि ओबीसी वर्ग हमारा सम्मान करने आ रहा है, जनता के साथ ओबीसी के हितों के लिए कांग्रेस पार्टी तो हमारा संगठन की तो सफलता रहा। और आप तो ये बता दें कि इंदौर में या भोपाल में कांग्रेस पार्टी के आह्वान पे संगठनों ने कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस पार्टी ने आह्वान नहीं किया, ओबीसी संगठनों ने किया। उसको कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी ने समर्थन दिया था कि नहीं? ओबीसी का बंद को समर्थन था कि नहीं? सरकार आपको भी मौका दूंगा, आपको भी मौका दूंगा। खेत मजदूर मैं कह सकता हूं कि ओबीसी के लोग जिस तरीके से भाजपा से नाराज हैं, आपको भी मौका दूंगा अवनीश जी, आपको भी मौका दूंगा। आरक्षण के खिलाफ है, ओबीसी के भी आरक्षण के खिलाफ, मूल्यांकन करता जो है वो नाराज नहीं होंगे। आप सुनिए तो उनको, आपके पास भी पूरा मौका होगा। जी
जी अब बोलिए बोलिए उमेश जी, खत्म करिए जल्दी से बात, वक्त कम हो रहा है मेरे पास। अवनीश जी, अगर शरद जी की जगह अवनीश जी शरद जी की जगह कोई एंकर होता ना तो मैं आपसे इस शैली में बात कर लेता। मैं थोड़ा सा उनकी मर्यादा का पालन कर रहा हूं। मैं आपके समय एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। हम में और आप में अंतर केवल इतना सा है कि हमको लोगों ने आज मंच पर फूलों से लादा है, और आपके जितने सोशल मीडिया के खेत मजदूर हैं वो आज भी केवल सोशल मीडिया पर थे। कांग्रेस पार्टी की एक टोली कहीं निकली हो मध्य प्रदेश में, इंदौर में निकला हो कोई कांग्रेसी, भोपाल में निकला हो, आज भी ओबीसी के साथ धोखा करा, जैसे कल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में धोखा करा। देखिए उमेश जी, ओबीसी के साथ धोखा किसने किया ये पूरा प्रदेश जान रहा है। 27% आरक्षण पहले भी दिया था, स्थानीय निकाय में भी दिया था, अभी भी दिया था। बंद के आह्वान को ओबीसी की बात को दबाने का काम आप मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ओबीसी के हितों की रक्षा मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। मेरे पास वक्त उसका बदला ओबीसी मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं। देखिए, बदला प्रतिशोध, कृपया करके राजनीति को इन शब्दों से हटा लीजिए। मेरा अनुरोध ही कर सकता हूं मैं आपसे, क्योंकि बदला और प्रतिशोध कुछ भी ठीक नहीं करता है सर। और मध्य प्रदेश की राजनीति, अवनीश जी आप भी बहुत गंभीर विद्यार्थी हैं राजनीति के। यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी सुंदरलाल पटवा जी के यहाँ खूब जाते रहे हैं, बाबूलाल गौर जी के यहाँ खूब जाते रहे हैं, कांग्रेस के नेता बीजेपी के नेताओं को प्रणाम करते रहे हैं, युवा नेता उनके पैर छूते हैं और बीजेपी के नेता कांग्रेस के नेताओं को प्रणाम करते हैं। विरोध का एक स्वरूप ये भी हो सकता है, कवि की कल्पना है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर भी फूल माला लेके आज मुख्यमंत्री निवास पहुंच जाते, माला डालते और कहते शिवराज जी 2 मिनट का समय अगर दें तो हम इसी मंच से आपसे फूल माला से स्वागत करके पूछना चाहेंगे आगे क्या करने वाले हैं आप। अभी तो हमें लग रहा है कि समुचित कार्य नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी का कार्यक्रम है तो उसमें बीजेपी समर्थित संगठन ही होंगे। अब कांग्रेस का कार्यक्रम होगा तो उसमें बीजेपी के आनुषांगिक संगठनों के लोग तो कमलनाथ जी का फूल माला से स्वागत नहीं करेंगे। इन सब बातों का जिनका बारीक अर्थ जनता भी बहुत समझती है। आप दोनों के लिए ये बड़ा विषय है कि आपके पास एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप कहते हैं न्यू नैरेटिव, नई बात कहने के लिए आपके पास क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। ओबीसी या मध्य प्रदेश आप दोनों से ये सुनना चाहता है कि आगे का रास्ता आप दोनों कैसे तय करेंगे। अगर आप एक दूसरे को इसी तरह नीचा बताने की कोशिश में लगेंगे तब तो लोगों को भी लगेगा कि नहीं साहब कुछ बात एक ही जगह अटक रही है या घूम रही है। माफ़ी चाहूँगा, कई बार भावना की रो में बहकर हम लोग ये जैकेट वैकेट वाले लोग जो है ना ये पटरी छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा कान खींच दिया करिए सर। एंकर से माफ़ कीजिएगा, मूर्ख प्रजाति अगर ये शब्द अनुचित लगे तो कम ज्ञान वाली प्रजाति जो है कोई है नहीं सर, तो क्षमा कीजिएगा आप लोग। क्षमा बड़न को चाहिए, एंकर को उत्पात। बहुत धन्यवाद उमेश जी, बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत धन्यवाद योगीराज जी। आगे देखिए अफसरनामा बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर के साथ। नमस्कार।